मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 13 लेक्चर्स कंटिन्यूअस हम आपको डेरिवेटिव पढ़ा चुके हैं और वहां हम आपको बता चुके हैं कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आज का जो लेक्चर्स है वो मेरे लिए बिल्कुल नए टॉपिक का है। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि उस डेरिवेटिव पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में आपने सीखा, 13 कंटिन्यूअस लेक्चर्स हमने उस पर आपको दिया। तो उस लेक्चर्स में जो आपने सीखा उस डेरिवेटिव का एप्लीकेशंस आप कहां करेंगे। डेरिवेटिव पढ़ाने के ही वक्त आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो वहां हम आपको बताए थे कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है और साथ में एक और हमने प्रूफ किया था कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का मीनिंग होता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पर जो टेंजेंट खींचते हैं उस टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये हम डेरिवेटिव के डिफिनेशन में या डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में आपको हम बता चुके हैं। आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वह टॉपिक है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। अब ये तो हम पहले ही आपको बता चुके थे कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का यूज कर चुके थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये डिफिनेशन ऑलरेडी हम पहले ही आपको डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में या डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम आपको बता चुके थे। आज जो वहां हमने बताया उसी का हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ऐसे जनरली आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स जब शुरू करते हैं तो आप ds by dt का प्रयोग करते हैं, dv by dt का प्रयोग करते हैं। अगर ds by dt का अगर मैथमेटिकल हम लोग मीनिंग जानना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। तो हम इसको लिखते हैं कि इफ यस इज distance covered by particle in time t। अब एक पार्टिकल है, अब वह पार्टिकल यस डिस्टेंस कवर्ड करता है टी टाइम के अंतर्गत। अब फिजिक्स में यूज किए होंगे इन टाइम टी। अब देखिए स्क्रीन, तो हमें यूज करते हैं ds by dt। तो ds by dt इज क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यस with respect to टाइम t। आप यूज किए हैं ds by dt। तो ds by dt का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ यस। यहां देख रहे हो ds है, यस को आप कर रहे हो और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। अब अगर इसका फंक्शनल फॉर्म में मीनिंग जाने तो यहां हम कह सकते हैं कि यस जो है वो टी का फंक्शन है। हेयर यस इज ए फंक्शन। अब किसका फंक्शन है? तो टी का फंक्शन है। यस इज फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख देते हैं, ऑफ टाइम टी। मतलब आप ये ds by dt जिसको आप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं वो ओरिजिनल में यस टी का फंक्शन है। मतलब अगर आपके पास यस इक्वल टू सपोज कीजिए एक फंक्शन फाइव टी है, तब ऐसी स्थिति में ds by dt जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आप स्टडी कर चुके हैं।
हम इसी प्रकार से अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की बात करें, जैसे हम कहें कि इफ, अब हम रिवर्स यहां ds बाई dt से हमने फंक्शन फॉर्म में आया और फंक्शन फॉर्म से हम यहां तक पहुंच रहे हैं स्टूडेंट। इफ एफ एक्स या y कर लीजिए, इफ y इज ए फंक्शन, if y is a function, if y is a function of x, या आप इसे कहें that is y equal to fx, एक y जो है fx का फंक्शन है, then dy बटे dx will represent the rate of change of y with respect to x। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तब ऐसी स्थिति में dy बटे dx का मीनिंग रेट मेजर में होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होगा स्टूडेंट। अब एक बात और ध्यान देने का है, ये हमारे पास सेकेंड हो गया। एक और बात ध्यान देने का है स्टूडेंट कि सपोज कीजिए कि आप फाइंड करते थे कि dy बटे dx और इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं x इक्वल टू x नॉट पर, तो इसका ज्योमेट्रिकल, इसका रेट मेजर में मीनिंग क्या है? तो इसको हम कहेंगे कि f प्राइम ऑफ x नॉट है। ये लिखने का मतलब f प्राइम ऑफ x नॉट, अगर लाइनर्स देते हैं तो आप दैट इज कर सकते हैं, क्या है? तो इज या विल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इज rate of change of y with respect to x at x equal to x नॉट। अब f प्राइम ऑफ x नॉट का मीनिंग हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x नॉट। ये हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट है इसका रेट मेजर के लिए। ये हमने दिखाया कि आप जिसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रेस्पेक्ट टू t कहते थे, इसका मीनिंग है जब आप ds बाई dt फाइंड करते थे, इसका मतलब कि s जो है वो t का फंक्शन होता था। अब इसी बात को हमने लिया कि अगर y x का फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स है, तो dy बटे dx का मीनिंग हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा स्टूडेंट। और साथ में dy बटे dx किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप निकालते हैं, उसकी वैल्यूज को निकालते हैं, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं x इक्वल टू x नॉट पर, तो इसका रेट मेजर में मीनिंग हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ इसका, जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब आगे थ्योरी देखते हैं। interpretation of dy बटे dx as rate मेजर, ये और है रेट मेजर। अब आप देखिए dy बटे dx एट रेट मेजर का इसका मीनिंग क्या होगा।
तो इसके मीनिंग में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं जो सपोज करते हैं कि टाइम टी के साथ चेंज कर रहा है। क्या कर लिया स्टूडेंट, हम एक वेरिएबल लेते हैं। इफ यक्स इज ए वेरिएबल, यक्स इज ए वेरिएबल which change with टाइम t। टाइम t के साथ जो है यक्स जो है एक वेरिएबल है जो टाइम t के साथ चेंज करता है। माने यक्स जो है वो फाइनली चेंज करेगा, कितने में चेंज करेगा, तो विद टाइम t के साथ चेंज करेगा। माने हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दैट इज यक्स चेंज, डायरेक्ट कर दीजिए, यक्स चेंज विथ टाइम टी। टाइम टी के साथ तुम्हारा यक्स जो है चेंज हो रहा है स्टूडेंट। और जब यक्स टाइम टी के साथ चेंज हो रहा है, इसका अर्थ है कि यक्स जो है एक फंक्शन होगा। और किसका फंक्शन होगा, क्योंकि टाइम टी के साथ चेंज हो रहा है तो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल यक्स हो गया। तो टी के साथ यक्स चेंज कर रहा है, टी के चेंज करने के बाद यक्स चूंकि चेंज कर रहा है, इसलिए यक्स जो होगा वो टी का फंक्शन होगा। मतलब हम यहां कह सकते हैं कि यक्स इज ए फंक्शन, यक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। टाइम टी का एक फंक्शन होगा यक्स। अब आप जब ये फंक्शन है टाइम टी का, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। जब ये टाइम टी का फंक्शन है तो टी टाइम पर फंक्शन का वैल्यू मान लेते हैं कि यक्स है। अब उसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे टाइम के। अगर टाइम को टी प्लस डेल टी कर दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन यक्स का भी वैल्यू चेंज करेगा। और चेंज कितना करेगा, ये तो हम आपको एबी इनिशियो मेथड में पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग, चूंकि यक्स टी का फंक्शन है, टी को हमने चेंज किया टी प्लस डेल टी पर, तो आपका यक्स जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यक्स प्लस डेल एक्स में चेंज करेगा। तो हम लिख कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ यक्स, द वैल्यू ऑफ यक्स इन टाइम टी इक्वल्स टू यक्स मान लेते हैं, यक्स है। अब आपसे पूछेंगे कि द वैल्यू ऑफ यक्स इन टाइम टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी में कितना हो जाएगा, तो यक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग यक्स प्लस डेल एक्स में चेंज कर गया। अब यहां से आप फाइनल फाइंड कर सकते हो चेंज, कितना चेंज हुआ, चेंज इन यक्स, चेंज इन यक्स, और कितने टाइम में, डेल टी टाइम में लेते हैं, चेंज इन यक्स इन टाइम डेल टी, डेल टी टाइम में कितना चेंज करेगा, तो इसे यक्स प्लस डेल एक्स माइनस यक्स लिख सकते हैं। तो यहां से यक्स और यक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास आ गया डेल एक्स। माने यक्स में चेंजिंग हुआ, डेल टी टाइम में कितना चेंज हुआ, तो यहां से डेल एक्स चेंज हो गया। तो अब आप यहां से एवरेज रेट तो फाइंड कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम डेल टी इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी। अब यहां से हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल लिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज निकालने जानते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम डेल टी इक्वल टू हो गया डेल एक्स बाई डेल टी। अब देखिए क्या है, अब हम अगर लेते हैं इस हिस्से को कि डेल टी अगर हमारे पास जीरो को टेंड कर रहा है,
डेल टी अगर 0 को टेंड करेगा, अगर हम लेते हैं कि एज डेल टी टेंस टू 0, अब यहां ध्यान देना है, तो डेल एक्स वाई डेल टी क्या हो जाएगा? तो डेल एक्स वाई डेल टी हमारे पास क्या देगा रिजल्ट? गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी। अगर यहां से डेल टी 0 को टेंड करेगा तो डेल एक्स वाई डेल टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी हो जाएगा। चूंकि अभी एवरेज रेट था, जैसे ही इसमें 0 को टेंड करवाएंगे तो जैसे ही 0 को टेंड करेगा तो डेल एक्स वाई डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स हो जाएगा। एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। मतलब अब हमारे पास अगर फाइंड करना हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी क्या होगा, तो आप फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी क्या होगा। तो आप कहोगे डेल टी 0 को टेंड करेगा, मतलब लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी हो गया। और आपको ये हम प्रूफ कर चुके थे कि यही आपका क्या है? टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के डिफिनेशन से मतलब ये आ गया dx डिवाइडेड बाई dt, dx डिवाइडेड बाई dt। एक तो फाइनल हो गया कि dx बाई dt है क्या। तो आपसे पूछे कि dx बाई dt है क्या, तो आप कहोगे कि सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स है इन टाइम टी के साथ, ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। ये और अगर हम यहां जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया कि यक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, यक्स जो है एक फंक्शन है टाइम टी का, और उसी प्रकार से अगर वाई जो है वो भी एक फंक्शन हो जाए टाइम टी का। अगर हम यहां ये यूज करते सिमिलरली कि y इज ए फंक्शन किसका लेना है? इन टाइम टी का फंक्शन। तो ऐसी स्थिति में तो स्पष्ट कहते हैं ना कि dy बटे dt जो हमारा है वो क्या होगा? dy बटे dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी होगा स्टूडेंट, इन टाइम टी होगा। तो अब आपको याद रखना है कि dx बाई dt क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी है। और ये याद रखना है कि dy बटे dt क्या है? तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन टाइम टी है। टाइम टी के रेस्पेक्ट में वो कितना चेंज कर रहा है। अब यहां लिख सकते थे विथ रेस्पेक्ट टू भी यूज कर सकते थे, इन टाइम टी लिखते जा रहे हैं। आप अगर यहां चाहते तो लिखते विथ रेस्पेक्ट टू टी, हम सीधे टाइम टी लिखते जा रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि यहां जो हमने फंक्शन लिया यक्स जो है वो टी का फंक्शन लिया और वाई को हमने टी का फंक्शन लिया। अब डी वाई डीएक्स का मीन देखते हैं। ये हमें फाइनल पढ़ना क्या है? डी वाई बटे डीएक्स एज रेट मेजर। तो ये दो बातें हमने निकाला। आप इस दोनों को ध्यान में रखेंगे या अभी हम बोर्ड पर रहने देते हैं और बाकी सबको थोड़ा सा हम स्टूडेंट हटाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि आगे फिर थ्योरी बढ़ाएंगे हम लोग। डी वाई बटे डीएक्स तक हमें पहुंचना है, डी वाई बटे डीएक्स तक हमें पहुंचना है। चलिए ये दो मीनिंग हमारे पास निकल चुका है। इनसे बढ़िया यहां अगर ऐड कर देते तो और बढ़िया रहता। ऐड टाइम टी कर दीजिए।
एट टाइम टी कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है, एट टाइम टी। अब देखिए, अब dy बटे dx की बात करते हैं। अब क्या कीजिए, आपकी y एक यक्स का फंक्शन है, आप ऐसा ले लीजिए। y जो है एक यक्स का फंक्शन आप ले लीजिए, माने y इज ए फंक्शन ऑफ यक्स की बात करेंगे। अभी तक हम लोग बात किए कि यक्स t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लेट करते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ यक्स, ऐसा लेट करते हैं। y यक्स का फंक्शन है और ये प्रूफ कर चुके हैं कि यक्स t का फंक्शन है तो मीनिंग ये, और अगर y t का फंक्शन है तो मीनिंग ये। तो हम क्या करते हैं कि साथ में ये भी करते हैं कि ये भी मानते हैं कि यक्स इज ए फंक्शन। अब यक्स भी एक फंक्शन है, यक्स इज ए फंक्शन ऑफ t, t का फंक्शन है, एंड y is also a function, y is also a function of t, y t का फंक्शन है। अब देखो, y यक्स का फंक्शन है और यक्स t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, ऐसा सिचुएशन हमने लिया। आप उसे पैरामीट्रिक भी समझ सकते हो। अब क्या करते हैं हम लोग कि t, चूंकि यक्स भी t पर डिपेंड कर रहा है और y भी t पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि अगर t में इंक्रीमेंट किया जाए तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग यक्स में भी इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर t को चेंज करें तो यक्स भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। तो इंक्रीमेंट की बात नहीं करेंगे, उतनी लंबी आपका हम पूरा हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, सीधे चेंज की बात करते हैं। अगर हम मानते हैं, लेट करते हैं कि डेल टी, अब आप डेल टी की बात कर रहे हैं, डेल टी बी द चेंज इन यक्स इन टी, अगर डेल टी का चेंज है एंड corresponding change in x and y, v x में डेल एक्स लीजिए और y के लिए डेल y लीजिए रेस्पेक्टिवली, ऐसा रेस्पेक्टिवली ये लीजिए। अगर t में हम डेल टी का चेंज करेंगे तो यक्स में स्टूडेंट डेल एक्स का चेंज होगा और y में डेल y का चेंज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां डेल टी जीरो को टेंड करता है कि व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो ऐसी स्थिति में यहां डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा और डेल y भी किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। जब चूंकि यहां यक्स भी टी पर डिपेंड कर रहा है, y भी टी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डेल टी जीरो को टेंड करेगा, माने डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा, और टी डेल टी जीरो को टेंड करेगा, इसलिए डेल वाई भी जीरो को टेंड करेगा। अब आगे देखते हैं, जब ये जीरो को टेंड करेगा तो 9, अब हम लोग यहां पहुंचने वाले हैं। डेल वाई बटे डेल एक्स को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल टी और डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई डेल टी। अब दोनों साइड आप लिमिट ले लीजिए, दोनों साइड आप लिमिट ले लीजिए। लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये डेल है, ठीक से आप पढ़ेंगे, इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बटे डेल टी और डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई डेल टी हो गया। अब डेल टी जीरो को टेंड कर रहा है, यहां तो आप देख रहे हैं, और डेल टी जब जीरो को टेंड करेगा तो डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा, डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा। अच्छा, नीचे वाला लाइन तो आपको याद हो गया होगा, इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा।
तो यहां आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स। लिमिट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई बटे डेल टी हो गया, और डिवाइडेड बाई लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल यक्स बाई डेल टी हो गया। इसी को हम पहले निकाल चुके हैं। ये हमारे पास आ गया डी वाई बटे डी एक्स, ये फाइनल आ गया डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, वाई को टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डेल टी टेंस टू 0 है, तो ये अभी हम फाइनल फाइंड किए इसके पहले डी वाई बटे डी टी, और डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स टेंस टू डेल डी एक्स बाई डी टी। मतलब ये हमारे पास फाइनल आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज किस में है, बाई में है, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज किस में है, तो यक्स में है। मतलब डी वाई डी एक्स को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज, रेट तो हमने लिखा नहीं, हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स, ये लिखेंगे। मतलब डी वाई बटे डी एक्स का रेट मेजर में क्या मीनिंग है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स होगा। अब अगर आपका डिफिनेशन, इसी बात को हम रखे हुए थे पहले, डी वाई बटे डी टी निकाले थे, यहां हमने निकाला था डी वाई बटे डी टी, क्या निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन टाइम टी, वहां टाइम टी नहीं लगा है, एट टाइम टी, और डीएक्स बाई डी टी भी हमने निकाला था, क्या निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स इन एट टाइम टी, ये भी टाइम टी और ये भी टाइम टी के रिस्पेक्ट में, लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डी वाई बटे डी एक्स है क्या, तो हम ये कहें कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू यक्स का इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, तो एक रेशियो का इक्वल है। किस रेशियो का इक्वल है, आपसे ये पूछेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स के रेशियो के बराबर है। मतलब हम यहां से डेरिवेटिव का आप ये समझ लो कि रेट मेजर में ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो देखिए हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव, ये डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, चूंकि वाई लिखे हैं तो ऐसी के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू यक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू यक्स क्या है, टू द रेशियो, किसके रेशियो की बात कर रहे हैं, तो यहां से आ गया रेशियो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का अगर आप रेशियो निकालते हैं तब उसे आप डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू यक्स कहेंगे। ये रेट मेजर में इसका डी वाई बटे डी एक्स का मीनिंग है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, पहले तो ये याद रखना हो डी वाई बटे डी टी क्या है, तो आप कहोगे सर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एट टाइम टी है, dx बाई डी टी क्या है, तो आप कहोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स एट टाइम टी है। अगर पूछे कि डी वाई बटे डी एक्स क्या है, तो आप कहोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ यक्स है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जबकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट को जनरली किसी बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो अपने लेक्चर्स में इसको डिफाइन किए हैं, तो हम पूरा डिफाइन करने का कोशिश किए हैं कि आप उसे याद ना करें, उसके कॉन्सेप्ट को सीखें कि कैसे है।
अब ये रेट को चेंज करने के बाद आप इसका प्रयोग जहां भी करें, फिजिक्स में भी कर सकते हैं। जैसे आप dsy dt का यूज हमने पहले ही किया, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं। वही वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे यस को तब, और dv dt का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आपका एक्सेलरेशन है आपका, उसका भी क्वेश्चन आएगा उसमें। तो अब हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वेलोसिटी, अब रेट मेजर के dy बटे dx का कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप देखिए इसे फिजिक्स में वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए कैसे आप रेट मेजर का यूज करते हैं। हम क्या किए हैं, थोड़ा सा हमने लिख लिया है। लेट ए पार्टिकल यस स्टार्ट्स मूविंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ का मतलब ऑरिजिन भी रख सकती हो, एंड टाइम टी, इसमें जो टाइम टी लग रहा है स्टूडेंट, ओ से पी तक जाने के लिए, इट रीचेज पी, पी पर पहुंच गया, हैविंग कवर्ड ए डिस्टेंस यस, और इसने यस डिस्टेंस कवर्ड किया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग यस। अब क्या कहता है, एंड इन टाइम टी प्लस डेल टी, मतलब अगर टाइम को यहां से टी प्लस डेल टी की बात करें, टोटल टाइम हो गया टी प्लस डेल टी, मतलब ये जो इंक्रीमेंट है ना वो डेल टी का इंक्रीमेंट है। तब ऐसी स्थिति में ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो डिस्टेंस इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेल एस हो जाएगा। ऐसा है, हम फिर से सुनेंगे। एक पार्टिकल ऊपर है, टाइम टी में वो यस डिस्टेंस कवर्ड करता है, टाइम टी में यस डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है स्टूडेंट, और फिर टाइम टी प्लस डेल टी में क्यू पर पहुंचता है, मतलब इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो तुम्हारे पास टोटल यस प्लस डेल एस हो गया, यस प्लस डेल एस हो गया। अब अगर आप इस फिगर की बात करते हैं तो आप यहां से क्या काम करें कि एक एक करके निकाले। पहले डिस्टेंस कितना आपका यूज हुआ, डिस्टेंस कवर्ड कितना किया, तो डिस्टेंस किस में कवर्ड आपको करना है, टोटल डिस्टेंस तो यस प्लस डेल, सॉरी टी टाइम में यस डिस्टेंस है और टी प्लस डेल टी टाइम में यस प्लस डेल एस आपका डिस्टेंस है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि डेल टी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डेल एस कवर करेगा, क्योंकि यही आपको डेरिवेटिव, यही आपको टेंस टू टाइम को जीरो करना है, तब यह आपका डीएसवाई डीटी में चेंज करेगा। तो आप क्या कीजिए, आप ऐसे कीजिए, यहां से डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डेल टी का प्रयोग कीजिए, तो आपका हो गया टोटल हमारे पास डेल टी में, सीधे आप ऐसे भी लिख सकते थे यस प्लस डेल एस टोटल टाइम और माइनस यस, फाइनल ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमारे पास डेल एस हो जाएगा। ये आ गया। अब यहां से डेल टी में आपको एवरेज की बात करें कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी। अब क्या कीजिए, अब इस डेल टी को जीरो कीजिए। जैसे आपने अप्रोच लिया, आपको रेट ऑफ चेंज का हमने अप्रोच लिया, ठीक उसी प्रकार से आपको अप्रोच लेना है स्टूडेंट। यहां अगर आप यहां से या एज कीजिए डेल टी टेंस टू जीरो की बात करें, डेल टी टेंस टू जीरो, तो आपसे पूछा जाए कि डेल एस बाई डेल टी का मीनिंग क्या होगा, क्या मीनिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गिव्स द रेट ऑफ चेंज का मतलब यार डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है ना, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूरा लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट
टाइम टी हो गया, टाइम टी में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें वेलोसिटी क्या हुआ, आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बहुत सारा लिख चुके हैं कि वेलोसिटी एट टाइम टी का मीनिंग क्या है, एट टाइम टी क्या होगा, तो आप कहोगे कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डिवाइडेड बाई कितना आया था हमारे पास, डेल एस बाई डेल टी आ गया, मतलब फाइनल ds बाई डी टी हो गया, ds बाई डी टी। यही वेलोसिटी हो गया। मैंने आप यहां से ऐसे कीजिए, वेलोसिटी को v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये ds बाई डी टी आ गया, ये आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से फिर वेलोसिटी में चेंज करेंगे, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को निकालना है। चेंज ऑफ वेलोसिटी आप जैसे ही आप निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब अब यहां से हम क्या करें कि वेलोसिटी को हम लिखें कि वेलोसिटी एट टाइम टी, अगर लेट कर देते हैं वो v है, मान लेते हैं लेट कर दिए v, तो t प्लस डेल टी में क्या होगा, मतलब आपसे कहे कि वेलोसिटी एट टाइम t प्लस डेल टी क्या होगा, तो आप कहोगे v प्लस डेल v होगा। तो चेंज कितना हुआ, तो आप उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हम बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी निकालिएगा इन टाइम डेल टी। चलिए वी कैंसिल हो जाएगा, यहां से डेल वी हो गया। अब डेल वी हो गया तो एवरेज रेट निकालिए इसका, एवरेज रेट फाइंड कीजिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बहुत लिखना है, इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी बराबर डेल वी बाई डेल टी हो गया, डेल वी बाई डेल टी हो गया। और फिर आप यहां से डेल टी को 0 कर ले, अब स्पेस कहां बनाए, आप यहां से डेल टी को 0 कर ले स्टूडेंट। चलिए आप ये समझ गए होंगे, या थोड़ा सा जगह लेकर हम यहां कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप वहां से डेल टी को 0 कर लेते हैं, जैसे ही आपका डेल टी 0 होगा तो यहां से डेल वी बाई जो डेल टी लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने टाइम में है, तो टी टाइम में है, एट टाइम टी हो जाएगा। अब जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे ही आपका एक्सेलरेशन है, तो आप इसे एक्सेलरेशन लिखिए एट टाइम टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0, डेल वी बाई डेल टी हो गया, मतलब हमारे पास डीवी बाई डी हो गया, डीवी बाई डी हो गया। तो डीवी बाई डी मतलब आप ए बराबर किसको कहेंगे, डीवी बाई डी। आपको मतलब कि रेट मेजर के क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी का भी क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में रह सकता है, या एक्सेलरेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब फिर से समझ लेंगे, एक पार्टिकल ऊपर है, वो पी पर पहुंचता है टाइम टी में, डिस्टेंस यस कवर करता है, टाइम टी प्लस डेल टी में ये जो है यस प्लस डेल एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इस प्रकार से डेल टी टाइम में वो डेल एस जो है डिस्टेंस को कवर करेगा। यहां से एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड किए डीएस बाई डी टी आ गया, डेल टी को 0 को टेंड करवाएंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा एट टाइम टी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज लिख सकते हो, यहां लिखे नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट हम उस सेंस में लिखे थे, तो रेट ये वेलोसिटी ऑफ टाइम टी दे देगा, डीएस बाई डी टी हो गया। अब यहां से आप ये समझ लो कि ये वेलोसिटी के लिए टॉपिक था, ये वेलोसिटी के लिए टॉपिक था, जबकि ये टॉपिक हमारे पास एक्सेलरेशन का है। टाइम बहुत ज्यादा वीडियोस में लग रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं स्टूडेंट,
तो यहां एक्सेलरेशन तुम्हारे पास हो गया, ये तुम्हारे पास फाइनल, ये वेलोसिटी हमने फाइंड किया कि टी टाइम में जो वेलोसिटी है वो v है, t प्लस डेल टी टाइम में जो वेलोसिटी है v प्लस डेल v है, और चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी में डेल v का चेंज हुआ। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ माने वेलोसिटी इन टाइम डेल टी निकाल दिए, डेल v बाई डेल टी। जैसा कि हमने बताया कि आप डेल टी टेंड्स टू 0 लेंगे तो आपका ये डेल v बाई डेल टी पूरा लिख देते हैं। गिव्स माने देता है, क्या मीनिंग देता है इसके बारे में, गिव्स रेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। तो एक्सेलरेशन एट दिस, एक्सेलरेशन ये पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट है ये इस तरफ का पार्ट है, इधर का। तो टाइम टी, एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी बाई बटे डेल टी माने डीवी बाई बटे डी ए इज टू डीवी बाई डी टी फाइंड हो गया। अब एक बात तो और भी कर ही सकते हैं, इसके बाद फिर आप कहोगे कि सर फिर बढ़ा रहे हैं, आप v का जो वैल्यू है यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप यहां रखते हैं, इसको एक बॉक्स में हम लिखते हैं, हमारे पास फाइंड हो गया a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और देखिए स्टूडेंट डी वी बाई डी टी भी हमारे पास फाइंड हो गया, यहां से ds बाई डी टी, तो आप यहां से ds बाई डी टी रख दीजिए। तो आप चूंकि ऑपरेटर है ना, सॉरी डी बाई बटे डी टी, भी का मान रख दिए ds बाई डी टी, तो 2 बार डी का ऑपरेटर लग गया, तो ये हो गया d2s और dt इंटू डी टी, तो डी टी स्क्वायर, d2s बाई डी टी स्क्वायर। ये भी आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर। तो जैसे आपने रेट मेजर में किया, जैसे रेट मेजर में वहां हमने क्या किया था, यक्स जो है एक टी का फंक्शन लिए, उसके बाद हमने कहा कि इसमें यक्स प्लस डेल एक्स इंक्रीमेंट होगा, तो इसमें जो है टी प्लस डेल टी इंक्रीमेंट, इसके इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इसका इंक्रीमेंट, चेंज बताए कि टाइम डेल टी में आपका डेल एक्स का चेंजिंग हुआ, यही हमने कहा था। उसके बाद इसको डिवाइड किए और लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 लिए, ये तो फाइनल हमने कहा कि ds बाई डी टी होगा। यहां भी यस जो है वो t का फंक्शन स्टूडेंट है, यस जो है t का फंक्शन है, यस के जगह पर आप यस रख लो और t तो t है ही है, तो फाइनल रखोगे तो ये आपका जस्ट ये बता देगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डेरिवेटिव एट एज रेट मेजर है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी एज रेट मेजर है स्टूडेंट। अब आगे हम प्रॉब्लम में आते हैं। अब ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। A stone is dropped into a quiet land and waves moves in a circle at the speed of 3.5 cm per second. At the instant when the radius of circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? देखिए एक क्वाइट लैक है, सपोज करो कि एक क्वाइट लैक है, ये इस प्रकार से वाटर है, इसमें एकदम बिल्कुल शांत है। आप क्या करते हो कि इसमें एक स्टोन आप इसमें से डालते हो। स्टोन डालने से क्या हुआ कि जैसे ही आप स्टोन यहां डालोगे उसमें वेव आएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से इसमें वेव आएगा, देखिए। और ये धीरे धीरे वेव क्या होगा कि एक्सपेंड करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, ये एक्सपेंड करते हुए वेव आगे की ओर बढ़ेगा स्टूडेंट। अब सिचुएशन रीड कीजिए कि ये जो वेव है, ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्वाइट लैक एंड वेव्स मूव ए सर्किल, सर्किल की तरफ मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो बढ़ रहा है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अगर ये सर्कुलर है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि ये सर्किल का रेडियस बढ़ रहा है, और सर्किल का रेडियस बढ़ रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द
रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 3.5 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। जब ये रेडियस जो है, यहां से जो रेडियस था वो बढ़कर 7.5 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा। जब ये 7.5 cm पर पहुंचेगा स्टूडेंट, तो उस समय ये इसका इनक्लोज्ड एरिया किस रेट से बढ़ेगा, ये एरिया पूछा जा रहा है कि इसका इनक्लोज्ड एरिया किस रेट से बढ़ेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सर्किल है, तो आप सबसे पहले तो रिलेट कर लो। क्या रिलेट करोगे कि रेडियस ऑफ सर्किल की बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ सर्किल हमारे पास आर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका बढ़ने का रेट मैंने dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अब चूंकि इसका इनक्लोज्ड एरिया कर रहा है, तो आप रिलेट कर लो कि इसका जो इनक्लोज्ड एरिया लिखते हैं वो तुम्हारे पास कैपिटल ए है। अब आपको यह खोजना होगा कि इस कैपिटल ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो चूंकि सर्किल है, एरिया है और रेडियस है, तो रिलेशन तो स्पष्ट है। क्या रिलेशन है? तो हमारा रिलेशन है a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब देख रहे हो ना यार, dr/dt है, तो t के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, इसे डिफरेंशिएट करो। तो dy/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये फाइनल आ गया dA/dt, और पाई तो कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ आर स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। अब यहां देख रहे हो ना, आर स्क्वायर है और यहां t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो नहीं होगा डिफरेंशिएशन। जब ये आर स्क्वायर है तो आर के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो फाइनल हमारे पास dA/dt आ गया, dA/dt पाई हो गया, और आर स्क्वायर, तो यहां आपको आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में करना होगा और dr/dt करना होगा। तो पाई हो गया, आर स्क्वायर का 2r हो गया, और इंटू dr/dt आ गया ये। अब हम वैल्यू रखेंगे, और dy/dt निकालना है कब? जब रेडियस 7.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। माने dA/dt निकालना है कब? जबकि रेडियस जो है, r जो है, वो 7.5 सेंटीमीटर का होगा ये। अब आप सारे वैल्यूज को रख दें। ये पाई का मतलब हो गया 22/7, 2 हो गया, r का मतलब 7.5 हो गया, और dr/dt हो गया हमारे पास 3.5। कितना आ गया? अब क्या कीजिए कि ये तो 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 है, ये हो गया 0.5। अच्छा, 0.5 इंटू 2 1 हो गया स्टूडेंट, तो ये हो गया 22 इंटू 7.5, 22 और इंटू 7.5 आ गया। कितना आ गया? अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ये 75 22, ये हो गया 150, और ये भी हो गया 150, 0 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 5, ये 7 5 एक अंक के बाद है, 22 और 7.5 है, तो ये आ गया ये 150, और ये भी 150, 0, ओ सॉरी, ये 0, और ये हो गया 5 6 और 5, ठीक तो है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया 5 6 5 cm स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा। और बहुत सारे राइटरों ने इसे पाई को पाई में ही रखा है, तो आपकी मर्जी है। आप ये कैलकुलेशन ना करके, आप इसके अलावा इस कैलकुलेशन को ना करके आप पाई को पाई में ही रखेंगे, तो आपके पास जैसे आप dA/dt निकालेंगे एट r इक्वल टू 7.5, तो हमारे पास ये पाई ही लाने दीजिए, 2 इंटू 7.5 इंटू 7 कर लीजिए, तो ये इंटू 3.5 है,
तो 3.5 इंटू 2 तो 7 हो जाएगा। तो पाई इंटू 7 इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 तो 35 और 7 इंटू 7 हो गया 49 और 49 और हमारे पास 3 तो 2 हो गया और ये 5 हो गया। एक अंक के बाद पाई इतना ये हो गया सीएम स्क्वायर पर सेकेंड। तो या तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगा उसमें पाई का वैल्यू दिया होगा या तो कैलकुलेशन होगा कि पाई का वैल्यू नहीं होगा। तो आप जिस पाई कहे पाई में ही आपका आंसर होगा। तो आप पाई में अगर आंसर है तो आप पाई में रखें, अगर पाई में नहीं है तो पाई को भी सॉल्व कर दे। तो आपके अनुसार से आप क्वेश्चन के अनुसार से ऐसा काम करेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm पर क्यूब, cm क्यूब पर सेकेंड। आप यूनिट को देखकर भी लगा सकते हैं अनुमान कि क्या है। ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है 8 cm पर क्यूब से। मतलब अगर हम क्यूब का वॉल्यूम को भी मान ले, अगर हम लेट करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू भी, तो हमारे पास गिवन है कि dv बाई dt इक्वल टू 8 cm क्यूब पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। अब आप लेट अगर कर लेते हो स्टूडेंट, लेट कर लेते हो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, आप यस मान लो, सरफेस एरिया यस मान लो। तो आपको क्वेश्चन पॉइंट क्या करना है कि फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, तो ds बाई dt किस रेट से बढ़ेगा, वेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जबकि उसका एज का लेंथ 12 सेंटीमीटर का होगा। यस मान लीजिए एज को, तो 12 cm का होगा। मैंने एक और बातें यहां लेट किए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेट किए हैं और साथ में चलिए ऊपर लिख देते हैं एज ऑफ क्यूब भी यक्स लेट किए हैं। ये अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा ds बाई डी टी एट यक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्या होगा। अब यहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वॉल्यूम का रिलेशन जो है उसके एड्स के साथ, क्यूब के एड्स के साथ होता है। जैसे आप जानते होंगे कि v इक्वल्स टू यक्स क्यूब होता है, वॉल्यूम है, क्यूब का है तो यल क्यूब एड्स का क्यूब होता है फॉर्मूला। अब आप करोगे तो यहां से dv बाई dt निकल जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, डायरेक्ट कर लिए, t के रिस्पेक्ट में आप उसे डिफरेंशिएट करें। अब देखिए यहां से dx बाई dt तो आप फाइंड कर सकते हो, क्या हो गया हमारे पास dx बाई dt, देखिए यहां से तो dv बाई dt, dv बाई dt और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर हो गया, और dv बाई dt हमारे पास 8 है तो 8 डिवाइडेड बाई हमारे पास 3x स्क्वायर हो गया। आप 12 पर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए रहने दीजिए dx बाई dt। अब एड्स में और सरफेस एरिया में तो रिलेशन होता है, एड्स और सरफेस एरिया में रिलेशन होता है। क्या से होता है, सरफेस एरिया जो है 6x स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए यहां हम लिखते हैं एंड एक रिलेशन और कि सरफेस एरिया जो है 6x स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारे पास यहां से dx बाई dt निकला हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में आप इसे भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां से ds बाई dt हमारे पास हो गया, चलिए 6 है, x स्क्वायर का 2x हो गया और इसका हो गया dx बाई dt। चलिए
अब आप यहां से dx बाई dt का जो वैल्यू निकाले वो रख दीजिए। 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 32 और डिवाइडेड बाई x भी कैंसिल हो गया तो x हो गया। ये ds बाई dt तब निकालना है जब उसका जो एड्ज है वो 12 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है, तो ये 32 बाई 12 हो गया। 32 बाई 12 कैंसिल कर लीजिए, 8 से कैंसिल हो गया और 14 32 और ये सॉरी 4 से कैंसिल किए ना, तो 4 से 3, तो ये हमारे पास फाइनल आ गया 8 बाई 3। सरफेस एरिया है तो सीएम स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट भी जरूर लिखेंगे नहीं तो आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 आज का लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7 cm पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें पहले तो ये मानना पड़ेगा आप किसे सपोज कर रहे हो, तो रेडियस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू आर आप ले लीजिए, एक हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफेरेंस, तो आप यहां सरकमफेरेंस को भी आप मान लीजिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हमारे पास सी हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज इतना, इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियस है डी आर, रेट दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में dt 0.7 cm पर सेकेंड है। अब क्या कहता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफेरेंस, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी माने थे कि उसका सरकमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन है। पहले तो आप सपोज करें कि कौन कौन सा टर्म है, उसके बाद क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब जो फाइंड करना है और जो गिवन है उसके बीच में आप एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन को निकाल लें, तो आपके पास रिलेशन आ जाता है C इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। यहां से आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, 2 पाई कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी हो गया। अब हमारे पास डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.7 cm पर सेकेंड। आप सॉल्व भी कर सकते हो या आप इसे सीधे 1.4 कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई cm पर सेकेंड आप लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो। और या तो पाई इक्वल टू 22/7 भी रख के आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है स्टूडेंट, क्या कह रहा है, ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है जो ऑलवेज स्फेरिकल रह रहा है, ऑन इन्फ्लाइटेशन बीइंग द inflated by the pumping of in 900 cubic per cm of gas per second। मतलब बैलून में क्या हो रहा है कि इतना क्यूबिक सीएम पर सेकेंड गैस डाला जा रहा है, तो जो गैस क्यूबिक सीएम पर सेकेंड है, भले स्फेरिकल जो बैलून है उसमें का जो वॉल्यूम है इस रेट से बढ़ रहा है। आप ऐसे लिखिए कि हमारे पास जो गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी ले लेते हैं, तो डीवी बाई डी ऐसे भी आप समझ लो क्यूबिक सीएम है तो 900 सीएम क्यूब पर सेकेंड है ऐसे। तो रेट विच इज द रेडियस ऑफ द वैल्यूम इंक्रीजेस व्हेन आर इक्वल टू 15 सीएम, तो आप यहां से रेडियस मान लीजिए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून जो है वो तुम्हारे पास आर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी आर बाई डी टी क्या होगा,
जबकि R इक्वस टू 15 सीएम का होगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, R इक्वस टू 15 सीएम का होगा। तो आप फिर V और R के बीच में रिलेशन लीजिए। क्या रिलेशन होगा? V है V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब होता है। अब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dv बाई dt 4π/3 कांस्टेंट, R क्यूब का हो गया 3R² dr/dt, ऐसा हो गया। अच्छा 3 कैंसिल, तो यहां से आप dr/dt फाइंड कर लीजिए। तो ये आ गया dv/dt और डिवाइडेड बाई 4πr², ऐसा है। अब dr/dt निकालना है, जबकि r जो है 15 सीएम का होगा, यहां लिखते हैं। अब dr/dt ये निकालना है, जबकि r हमारे पास 15 सीएम का होगा, तो dv/dt हमारे पास 900 है, उसके बाद 4 हो गया, पाई हो गया, और ये 15 स्क्वायर हो गया। r है सीएम हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लें और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 गुना 4 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 0, 5 का 20, बाकी 2 और 8 2 10 और 8 2 10, ठीक है ना। 8 हो गया 25, 5 का 20, बाकी 2 और ये 4 गुना 8, ठीक है, 4 गुना 8, 4 गुना 8 और 2 10 और 4 गुना 8 और 1 बचा ना 900। ओ पूरे 900 आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास फाइनल 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 225 इंटू पाई हो गया, ऐसा। तो 900 डिवाइडेड बाई 900 इंटू पाई हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/पाई सीएम पर सेकेंड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे हम साफ करते हैं। इस प्रकार से एक दीवार है। अब यहां आप एक सीढ़ी लगा देते हैं। कितना सीएम का है? 5 सीएम का है, बहुत छोटा है, 5 सीएम का है। ये सपोज कीजिए x है और ये y है, ये A का पोजीशन है, B का पोजीशन है। अब क्या करता है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये बाल से दूर जा रहा है। देखिए, बाल से दूर जाने का मतलब कि कुछ इस प्रकार से अपने पोजीशन को ये चेंज कर रहा होगा, ये ऐसे चेंज कर रहा होगा, एक डैश पर पहुंच जाएगा, और ये बी वाला जो है ना, वो बी डैश पर पहुंचेगा। अंदर लिख लेते हैं, मतलब इसका जो रेट है वो dxy जो dt की बात कर रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज when the foot of the ladder 4 cm away from the wall। अब ये डिक्रीज कर रहा है, ये वाला सिरा गिर रहा है, इसका ये बढ़ रहा है, ये रेट दिया हुआ है, इसका जो घटने का रेट है, मतलब आपको dy/dt फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जबकि when the foot of the ladder 4 मीटर away from the wall, जबकि यहां से ये 4 मीटर की दूरी पर हो जाए। Foot of the ladder, height of the wall decrease when the foot of the ladder is 4 मीटर। मीटर और सेंटीमीटर में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 4 मीटर, हमें ये भी लग रहा है कि मीटर ही होना चाहिए, सेंटीमीटर कैसे होगा भाई, 4 मीटर कर रहे हैं, आप इसे भी मीटर ही कर रहे हैं, गलत लिखा गया। और ये 2 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स अगर 4 मीटर पर पहुंच जाए, यहां से मतलब इसकी जो दूरी है वो 4 मीटर पर आ गया, 4 मीटर पर आ गया स्टूडेंट, ये आ गया। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये सिरा, इसका रेट क्या होगा, ये तो आपसे क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, यहां एक तो डिवीजन बनता है,
जब ये 4 सेंटीमीटर पर आएगा यहां से, तो ये कितना होगा, ये तो फाइंड हो जाएगा, ये तो हमारा फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, कौन, वाई। तो ये पहले वाई आप फाइंड कर लो, वाई फाइंड कर लो कि व्हेन x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब x 4 सेंटीमीटर पर होगा तो पाइथागोरस लगाओगे तो एक तो एरिया स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश स्क्वायर और प्लस ओ बी डैश स्क्वायर हो जाएगा, ओ डैश स्क्वायर ओ बी डैश स्क्वायर पर पहुंचेगा, ये तो 5 भी रहेगा और ये हमारे पास 4 स्क्वायर हो गया और ये ओ बी डैश स्क्वायर निकाल लो, तो ये हो गया ओ बी डैश स्क्वायर हमारे पास 25 माइनस 16 9 हो गया, मतलब ओ बी डैश हमारे पास 3 आ गया। जब ये 4 मीटर पर पहुंचेगा तो यहां से ये जो है 3 मीटर पर पहुंचेगा, ये निकल गया। अब आप रिलेशन ले लो, अब क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। रिलेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब अब रिलेशन लेना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर दो यहां से, ये हो गया 2x, ये हो गया सॉरी टी के रेस्पेक्ट में करना होगा dx बाई डी टी और प्लस 2 बाई डी बाई बटे डी टी और कांस्टेंट का यहां से हो गया 0। अब हमें निकालना डी बाई बटे डी टी है, तो चलिए स्पेस बनाने पहले, तो 2 बाई डी बाई बटे डी टी इक्वल टू माइनस 2x dx बाई dt हो गया, dt हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो डी बाई बटे dt हमारे पास आ गया माइनस x बटे वाई dx बाई dt फाइंड हो गया। अब डी बाई बटे dt हमें निकालना है जबकि x हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर आ गया। चलिए तो मान रख दीजिए x 4 पर आ गया, तो ऐसी स्थिति में जब x 4 पर आएगा तो y 3 पर आ जाएगा और dx बाई dt हमारे पास दिया हुआ है 2 ये दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अच्छा, इसको भी हम मीटर में नहीं बदले, सबको आप मीटर में ही रखेंगे, नहीं तो फिर यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 2 आ गया, तब अब फाइनल आ गया माइनस 8/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। यहां जो माइनस साइन है वो डिक्रीजिंग को शो कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑफ हाइट को शो कर रहा है। माइनस साइन इन showing the decreasing in height, क्वेश्चन गलत था, हमने सेंटीमीटर की जगह पर सब मीटर कर लिया। स्टूडेंट फिर से समझ लेंगे, एक दीवार है वहां 5 मीटर का एक सीढ़ी लगा दिए हैं, सीढ़ी लगाए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सीढ़ी मान लो कि स्लिप कर जाता है तो यक्स का रेट जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो बाई घटेगा, जब सीढ़ी इस प्रकार से घिसकेगा तो ये बाई घटेगा। अब देख लो ना कि यहां से ऐसे है सीढ़ी, अब ये सीढ़ी है, सपोज करो कि इसको जब ये सीढ़ी है, अब इसको घसकाना शुरू करेंगे तो ये डाउन होना शुरू होगा, तो जैसे ही सीढ़ी इधर बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला सीधा नीचे आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये नीचे किस रेट से आएगा, ये आपको फाइंड करना है। अब यहां क्या किया हमने, यहां क्वेश्चन पूछता है कि जब ये 4 मीटर पर आएगा तो घटने का रेट पूछाएगा, तो 4 मीटर पर जब यहां से सीढ़ी का दीवार से 4 मीटर पर पहुंचेगा तब यहां से इसकी दूरी निकाल लेंगे, मतलब वो भी कितनी दूरी पर है, तो ये हमने निकाल लिया कि 3 मीटर पर है। रिलेशन हमने यहां एक रिलेशन बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल रिलेशन बनाएंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया, पाइथागोरस लगा दिए, डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में किए और हमें डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी टी निकालना है। बहुत ही हो गया इसमें, तो डी वाई बटे डी टी फाइंड करना है उसमें, जब एक्स 4 सेंटीमीटर पर होगा, 4 मीटर पर होगा, जब एक्स 4 होगा तो वाई 3 पर होगा, या वैल्यू रख दोगे रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जहां भी सेंटीमीटर किए हुए थे उसको आप मीटर कर लेंगे और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हम
इस वीडियोस को यहां समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।